हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग ब्यूटाडाइन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि कई प्रोसेस हैं ब्यूटाडाइन की मैन्युफैक्चरिंग के। पहला प्रोसेस था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे नेफ्था है आपका, कोई भी हाइड्रोकार्बन है बेसिकली उसमें नेफ्था था और नेचुरल गैस था। उसकी हाइड्रो क्रैकिंग से, स्टीम क्रैकिंग से हम लोग को ब्यूटाडाइन प्रोड्यूस होता था। जो सबसे इस यूनिट में सबसे पहला प्रोसेस था स्टीम क्रैकिंग ऑफ नेफ्था और हाइड्रोकार्बन्स और गैसेस। तो वहाँ से पहला प्रोसेस था, वहाँ से हम लोग को ब्यूटाडाइन प्रोड्यूस होती थी, ब्यूटाडाइन मैन्युफैक्चर होती थी। दूसरा प्रोसेस हमने देखा था कि जो नॉर्मल ब्यूटेन्स हैं जो रिफाइनरी से मिलती हैं, कट हम लोग जब रिफाइनरी से एक कट निकालते हैं, C4 C5 स्ट्रीम होता है, तो उसके जो ब्यूटेन मिलती है उसके डिहाइड्रोजिनेशन से भी ब्यूटाडाइन मिलती थी। जो इंडिया में जो मेजर प्रोसेस है, ये जो ब्यूटाडाइन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ब्यूटेन के डिहाइड्रोजिनेशन से ज़्यादा नहीं यूज़ होता। वर्ल्ड वाइड हमने पढ़ा था कि ब्यूटेन के डिहाइड्रोजिनेशन से ब्यूटाडाइन ही मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन इंडिया में एथेनॉल रूट जो है ना प्रेफर किया जाता है। तो आज जो है एथेनॉल रूट से मैन्युफैक्चरिंग किस तरह करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल अपना क्या है, या आपका फीड स्टॉक क्या है। हम लोग ये जो प्रोसेस होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है और फिर डिहाइड्रेशन होता है। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, डिहाइड्रोजिनेशन एंड डिहाइड्रेशन। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो एथेनॉल है, एथेनॉल स्टोर रहता है। हर एक प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है या रॉ मटेरियल रहता है वो स्टोरेज टैंक में उसको हम रखते हैं। कभी कभी उसको हम भले स्ट्रीम से दिखा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरेज टैंक से दिखाया है। तो जो आप यूजुअली जो फीड स्टॉक अपने होते हैं वो स्टोर ही रखे जाते हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो अगर रॉ मटेरियल है और अपने जो प्लांट है वहीं पे ही प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी क्वालिटी जो हमारी रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी से मैच कर रही है, तब हम लोग उसको स्टोरेज टैंक में नहीं डालेंगे। जो अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको एज ए स्ट्रीम यूज़ कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि आपका जो भी फीड स्टॉक होता है वो स्टोरेज टैंक में रखते हैं हम लोग। तो स्टोरेज टैंक से मेथनॉल रहता है उसको, क्योंकि ये रिएक्शन 250 to 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, तो इसके लिए हम लोग एथेनॉल लेंगे। वो 95% अप्रॉक्सीमेटली एथेनॉल उसमें रहता है, 92 to 95% प्योरिटी का रहता है एथेनॉल, बाकी 5% वाटर रहता है। तो क्योंकि ये रिएक्शन 260 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस पे होनी है तो हम लोग को हीट देनी पड़ेगी, और हीट देनी पड़ेगी तो हम लोग वेपराइज़र में ले जाते हैं। जो फीड स्टॉक है एथेनॉल है जो कंटेनिंग स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उसको पहले वेपराइज करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फीड कर देते हैं रिएक्टर में। रिएक्टर अपना कैसा है, शेल एंड ट्यूब टाइप रिएक्टर है और पैकिंग है। पैकिंग कहाँ पे होती है, जो ट्यूब्स हैं उसमें कैटलिस्ट हम लोग पैक रखते हैं। ये आपका शेल एंड ट्यूब टाइप रिएक्टर है और इसमें जो है कैटलिस्ट हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि ये वेपर्स जो आपकी एथेनॉल हैं, एथेनॉल फीड आपका वेपर फॉर्म में है, और जो कैटलिस्ट है जो कॉपर क्रोमाइट कैटलिस्ट यूज़ हम लोग कर रहे हैं इस प्रोसेस में, सॉलिड रहता है। तो ये जो हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। तो कैटलिस्ट ट्यूब के अंदर रहता है, हम लोग वेपर्स को ट्यूब के थ्रू पास करते हैं। तो ट्यूब के थ्रू पास करेंगे तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होता है। तो बेसिकली जो रिएक्शन क्या होगी आपकी, ये नीचे लिखी हुई है, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है, एथेनॉल का डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल। तो 2 हाइड्रोजन आपके निकल जाएंगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ये एक हाइड्रोजन, ये लास्ट वाला एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकल जाएगा तो CH3CHO, तो आपका ये एसिटल्डिहाइड बन गया। तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट रिएक्टर में क्या होगा कि जो आपका एथेनॉल है उसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा और एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा।
ये जो रिएक्शन है इसकी सिलेक्टिविटी जो है, मतलब दो टर्म होते हैं, एक सिलेक्टिविटी होती है, एक यील्ड होती है। तो सिलेक्टिविटी जो होती है मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइड बाई मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसकी सिलेक्टिविटी 92% के अप्रॉक्सीमेटली है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और जो इसकी सिलेक्टिविटी है 92% के आसपास है। इसका मतलब इसमें बाई प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहे हैं होंगे। तो बाई प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो सकते हैं? बाई डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है तो बहुत प्रिसाइज कंट्रोल रिएक्शन नहीं होती हैं ये, तो उसमें साइड बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मेथेन हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, एथाइल एसीटेट हो सकता है, डाई एथाइल ईथर होगा, और वाटर हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है। और यहाँ से भी वाटर भी डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसका एथिलीन बन जाए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसका क्या हो जाएगी? एथिलीन बन जाएगी। भाई एक डिहाइड्रेशन में जैसे आपका ये CH3 CH2OH है, इसमें से अगर यहाँ से OH निकाल दें, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें, तो आपकी क्या हो जाएगी? तो एथिलीन भी बन सकता है। तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एथिलीन भी बन सकता है। तो इसमें बहुत सारे इशू इसके साथ ही आता है, इस प्रोसेस के साथ। तो अपना एसिटल्डिहाइड तो बना, वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। यहाँ के डिहाइड्रोजिनेशन से 2 हाइड्रोजन निकला तो आपका CH3 CHO एसिटल्डिहाइड बना, वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहे हैं। वो क्या क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कभी जो रिपीट किया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मेथेन भी हो सकती है, एसिटिक एसिड हो सकता है। तो ये सब जो है बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, और बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जितना ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स होंगे तो इसका मतलब वो फीड जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें उतने ज़्यादा मिक्सचर्स होंगे, और फिर सेपरेशन में हम लोग को उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी अराइज होने वाली है। भाई 2 कंपोनेंट है तो उनका सेपरेशन ईजी है। अगर डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं तो उनको बेसिकली डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे, अदरवाइज अगर डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं होते हैं तो दूसरे मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। हमने हीट तो यहाँ प्रोवाइड कर दी, पहली बार इसको हीट कर दिया, लेकिन वो हीट सफिशिएंट नहीं होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि हम लोग को हीट जो है ना बराबर प्रोवाइड करते रहने पड़ता है। तो हीट अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी या रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो बेसिकली टेम्परेचर जो है इस रिएक्शन का 260 या 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस होता है, और एटमॉस्फेरिक रिएक्शन पे ये टेम्परेचर होती है। तो उसको एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है इसमें, तो एसिटल्डिहाइड रिएक्टर भी कह सकते हैं, कहते हैं कहीं कहीं। तो बेसिकली शेल एंड ट्यूब रिएक्टर है इसमें। शेल ट्यूब साइड में हम लोग गैसेस वेपर्स जो है ना, इथेनॉल वेपर्स को वो करते हैं, सेंड करते हैं, और कैटलिस्ट जो होता है ट्यूब्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लोग को हीट बराबर प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। अगर हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो हीट प्रोवाइड करने के लिए जब हम लोग को हायर टेम्परेचर की हीट चाहिए होती है, लगभग 500-600 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, तो अब यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, या तो स्टीम वहाँ प्रोवाइड कर रहे होते हैं या तो फ्लू गैसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हमको अप्रॉक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए। तो फिर हम लोग डाउनथर्म लिक्विड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या होता है, बाईफिनाइल और डाईफिनाइल ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है, वो हाईली स्टेबल होता है। बेसिकली अगर वो 300 डिग्री सेल्सियस की हीट उसमें है, उस टेम्परेचर तक उसको हीट किया है हमने, तो डिकम्पोज नहीं होता है, वो हाईली स्टेबल होता है। तो डाउनथर्म जो फ्लूइड है वो हम लोग यूज़ करते हैं हीट करने के लिए। तो डाउनथर्म यहाँ से हीट करके फीड किया, वो टॉप से निकाल, ये सेल साइड में फीड करते हैं तो सेल से निकाल लेते हैं उसको, फिर उसके बाद फिर से हीट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इस रिएक्टर में हमें एसिटल्डिहाइड मिला और बाई प्रोडक्ट्स मिले। अब यहाँ पे देखिए, जब हम लोग एथेनॉल यहाँ पे स्टोरेज जब इसको वेपराइज कर रहे थे तो कुछ पार्ट्स जो एथेनॉल का है हम लोगों ने साइड से निकाल लिया था, उसको हम लोग रिएक्टर में ले जा रहे हैं। लेकिन रिएक्टर में क्यों ले जा रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ से एथेनॉल हमने लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रिएक्टर है उसमें ले जाएंगे हम लोग। तो बेसिकली जो आपकी यहाँ से ये जो वे फॉर्म हुआ प्रोडक्ट स्ट्रीम है उसको हम ले जाएंगे रिएक्टर में। लेकिन रिएक्टर में ले जाने से पहले जो एथेनॉल हम लोग यहाँ के फीड की एथेनॉल थी, हम लोग एक स्ट्रीम ले जा रहे थे, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एथेनॉल प्रोडक्ट में है,
एसिटल्डिहाइड है तो 100% प्योरीफिकेशन नहीं होता है, 100% प्योरीफिकेशन रिकवरी भी हो रही, तो उसको हम लोग रिसाइकल कर देते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस यहाँ पे ब्यूटाडाइन बनाना है। तो एथेनॉल क्योंकि रॉ मटेरियल है तो फीड में जितना ज़्यादा रखेंगे, मतलब फीड जितना रिसाइकिल करके फीड में डाल देंगे उतना बेहतर है। तो हम लोग एथेनॉल और एसिटल्डिहाइड जो है उसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे इसलिए मिक्स कर रहे थे हम लोग एथेनॉल का एक पोर्शन यहाँ पे लाके, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वहाँ पे एथेनॉल टू एसिटल्डिहाइड का जो मोलर रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.75:1 या 3:1 के आसपास रखते हैं। इस जो ये मोलर रेशियो रखते हैं तो ये रिएक्शन फेवरेबल होती है, मतलब रिएक्शन ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ पार्ट्स जो है ना एथेनॉल का ले लिया था इधर, और उसके बाद फिर जो आपका यहाँ से लिक्विड जो है एथेनॉल रिसाइकिल होके आ रहा है और एसिटल्डिहाइड रिसाइकिल होके आ रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टर में ले जाते हैं। ये रिएक्टर बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन जो है ना लिक्विड फेज में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगी, हाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल होता है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इस रिएक्टर में प्ले होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है 325 to 350 डिग्री सेल्सियस होता है, और प्रेशर वही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं यहाँ पे। और रिएक्शन, ये भी रिएक्शन इस रिएक्शन की तरह एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक बेसिकली होती क्यों है, ये जहाँ पे जैसे ये स्टेबल प्रोडक्ट था आपका, मान लीजिए एथेनॉल जो है स्टेबल प्रोडक्ट है, आप उसमें से H2O निकाल रहे हैं, H2 निकाल रहे थे, वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था बेसिकली। तो आप स्टेबल प्रोडक्ट से आप उसको ब्रेक करोगे स्टेबल प्रोडक्ट को, तो आपको हीट ऑब्वियसली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन वगैरह वहाँ तो कंबशन होता है, हीट जनरेट होती है, लेकिन जब डिहाइड्रोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, बेसिकली आप स्टेबल प्रोडक्ट्स में से कुछ निकाल रहे हैं, तो उसके लिए वो हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसलिए वो रिएक्शंस यूजुअली जो है ना एंडोथर्मिक हो जाती हैं, मतलब हीट की ज़रूरत है। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हीट फिर सप्लाई करना पड़ेगा। हीट सप्लाई करने के लिए यहाँ फिर हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है, तो यहाँ पे भी हम डाउनथर्म फ्लूइड का यूज़ करते हैं कि हीटेड डाउनथर्म फ्लूइड इसमें से सेल साइड में पास करते हैं, और जो है ये इसको जब ट्यूब्स इसमें लगी हैं, ट्यूब्स को हीट कर देता है, ट्यूब से कांटेक्ट करता है तो हीट हो जाती हैं, तो जिससे हमारा ट्यूब के अंदर जो भी आपका रिएक्टेंट या रिएक्टेंट है वो हीट हो जाता है। हीट हो जाता है तो टेम्परेचर जितना उसको चाहिए होता है वहाँ पे उतना टेम्परेचर मिल जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली रिएक्शंस होती हैं, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो अपना एसिटल्डिहाइड जो है और एथेनॉल, ये रिएक्शंस लिखी हुई हैं। आपका एसिटल्डिहाइड है CH3 CH2, ये एथेनॉल है, प्लस एसिटल्डिहाइड CH3 CHO। अब देखिए यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ से आपने निकाला, एक OH यहाँ से निकाला, तो इसके डबल बॉन्ड आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH। अब क्या हुआ, एक आपने एक हाइड्रोजन इससे निकाल, OH यहाँ से निकाला आपने, एक O यहाँ से निकाला, H2 यहाँ से निकाला, तो CH डबल बॉन्ड CH2, इसको इस तरह ऐड हुआ। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाती है, ब्यूटाडाइन मिल जाती है। और कितने मोल्स निकल रहे हैं, कितने, 2 मोल्स ऑफ आपके 2 मोल्स निकल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इसके वाटर मॉलिक्यूल। तो डिहाइड्रेशन, दूसरी रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई तो आपका यहाँ पे हम लोग को क्या, ब्यूटाडाइन हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। लेकिन इसके साथ भी इशू वही आता है कि ये इसमें भी जो सेलेक्टिविटी है इस प्रोसेस की, इस रिएक्शन की, हर रिएक्शन की अपनी सेलेक्टिविटी होती है। तो इस रिएक्शन की सेलेक्टिविटी पहले वाले भी रिएक्शन से कम है। वहाँ पे 90% के अप्रॉक्स सेलेक्टिविटी थी, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे। यहाँ पे सेलेक्टिविटी 55% के आसपास है। तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में आपके बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। तो जो बाई प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे वो बेसिकली वही हैं आपका एसिटल्डिहाइड, ये आपका एसिटिक एसिड बन जाता है, एथाइल एसीटेट बन जाता है, डाईएथाइल ईथर बन जाता है, वाटर बन रहा है। ये आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स कुछ सिमिलर बाई प्रोडक्ट्स यहाँ से आए थे और सिमिलर बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए।
तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा कंसंट्रेशन हो गया, अच्छा खासा अमाउंट हो गया। तो हम लोग के पास हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन पहले प्रोसेस से यहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी है प्रोसेस में। तो अब हम लोग को सेपरेट करना है, लेकिन यहाँ पे एक हम लोग के लिए आसानी ये है कि जो जैसे कंपाउंड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हाइड्रोजन वगैरह माइनस में उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको डिस्टिलेशन से ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि दो तरीके हो सकते हैं। जैसे हम लोग अब कौन कौन से अपने पास बाई प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मेथेन है, और आपका क्या है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटीन है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटीन है, आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, डाइथाइल ईथर है, डाइएथाइल ईथर। तो ये सब बाई प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हुए हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस सफिशिएंट रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, बस डिस्टिलेशन टावर के ही लगा देने हैं। पहले डिस्टिलेशन टावर में ले गए हम लोग, यहाँ पे सब फीड ले जाएंगे, जो यहाँ से आपका फीड यहाँ से रिएक्टर से जो फीड आई, जो रिएक्टर का आउटलेट है उसको पहले हम लोग कूल कर लेते हैं। जो रिएक्टर से आउटलेट आया जिसमें मेजरली ब्यूटाडाइन होगी, जो हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट है, उसको पहले कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा उसका, उसके बाद हम लोग डिस्टिलेशन टावर में ले जाएंगे। तो उसमें कई डिस्टिलेशन टावर एक सीरीज़ में लगे होंगे। तो उसमें हम लोग जैसे फीड करेंगे तो पहले जो सबसे लाइटर प्रोडक्ट वाला फ्रैक्शन होगा वो निकाल लेंगे। तो H2 है, CO है, CO2 है, CH4 है, वो निकाल लिए। बाकी हैवियर प्रोडक्ट्स निकाल लिए यहाँ से। फिर उसको दूसरे कॉलम में ले गए हम लोग। फिर वहाँ पे जो लाइटर प्रोडक्ट होगा उसको वहाँ से रिमूव कर लेंगे, हैवियर प्रोडक्ट्स को फिर दूसरे कॉलम में ले जाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में। ये डिस्टिलेशन कॉलम में यहाँ पे भी जो लाइटर वाला फ्रैक्शन होगा एक फ्रैक्शन, उसको निकाल लेंगे। बाकी हैवियर फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर इसको ले जाएंगे किसमें, फिर डिस्टिलेशन कॉलम में। इसी तरह हम लोग जो है ना हैवियर फ्रैक्शंस निकालते चले जाएंगे। तो ये आसान प्रोसेस है, यहाँ पे सेपरेशन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सेपरेशन हमें बस क्या करना है, हमें डिस्टिलेशन सीरीज़ ऑफ डिस्टिलेशन टावर हैं वहाँ ले जाना है। तो हम लोग को सेपरेट करना है। तो जो हमारे लाइटर फ्रैक्शन होंगे वो पहले सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ पे इन्होंने एक बॉक्स बना देते हैं हम लोग, उसमें एक सिर्फ डिस्टिलेशन टावर दिखा देते हैं कि यहाँ ये ऊपर क्या हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, पार्शियल कंडेंसर। तो हम लोग उसको कूल करके लिक्विड फॉर्म में बना लेते हैं। और नीचे जो है क्या है, रिबॉयलर लगा हुआ है हीट करने के लिए। जो भी आपका फीड आ रहा है तो हीट करेंगे तो जिससे सेपरेशन रिलेटिव वोलेटिलिटी के बेस पे सेपरेशन होता है, तो सेपरेशन जो है बेटर होता जाएगा। तो जो सबसे टॉप आपका जो लाइटर प्रोडक्ट्स है वो पहले रिकवर हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हाइड्रोजन यहाँ फॉर्म हुई थी वो हमने टॉप मतलब पहले डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेट कर लिया। कई डिस्टिलेशन कॉलम है तो इसमें लिखा हुआ है सीरीज़ ऑफ डिस्टिलेशन टावर्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ड्रॉप नहीं फॉर्म कर रहे हैं उन कंपाउंड्स के बीच, तो डिस्टिलेशन इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फिर उसके बाद जो दूसरा लाइटर प्रोडक्ट है हमने एथिलीन रिकवर कर लिया, ब्यूटीन रिकवर कर लिया, फिर एथाइल ईथर इस तरह रिकवर कर लिया। मतलब एक एक डिस्टिलेशन टावर में लेते जाएंगे और लाइटर प्रोडक्ट्स को हम लोग रिकवर करते जाएंगे। तो 10 डिस्टिलेशन टावर दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना एक फ्लो शीट में। भाई हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है फ्लो शीट के थ्रू। तो इन्फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट है कि डिस्टिलेशन टावर हमने कई लगाए हैं, उससे प्रोडक्ट्स हमें जो ऑब्टेन हो रहे हैं वो हम लोग लिखते जाएंगे। तो यहाँ से आपका लाइटर फ्रैक्शन जैसे ऑब्टेन हो गया, अब यहाँ से ब्यूटीन ऑब्टेन हो गया, यहाँ से एथाइल ईथर हो गया, फिर यहाँ से एथाइल एसीटेट हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया। क्योंकि सारा जो हम लोगों ने फीड किया था वो कन्वर्जन नहीं हुआ था। हमने देखा था कि पहले प्रोसेस में 90% सेलेक्टिविटी है, दूसरे प्रोसेस में 55% सेलेक्टिविटी है, तो कन्वर्जन पूरा नहीं होता। तो एथेनॉल भी बचेगा, तो एथेनॉल भी हम सेपरेट करेंगे। एसिटल्डिहाइड भी बचेगा, क्योंकि एसिटल्डिहाइड फर्स्ट रिएक्टर में फॉर्म हुआ था और दूसरे रिएक्टर में कंज्यूम हुआ था, लेकिन सारा कंजम्पशन नहीं होता, रिएक्शन 100% तो होती नहीं है। तो एसिटल्डिहाइड और एथेनॉल भी बचेंगे, तो उसको हम लोग रिसाइकिल करके फीड में मिक्स कर ले रहे थे। फीड में इसलिए मिक्स कर ले रहे थे क्योंकि एथेनॉल ज़्यादा होगा, तो एथेनॉल का रेशियो हम लोग मेंटेन करना चाहते थे 3:1। तो यहाँ से एसिटल्डिहाइड और एथेनॉल जो है ना हम लोगों ने रिसाइकिल करके मिक्स कर लिया फीड में।
फिर हम लोग को जब सेपरेशन करते रहेंगे तो सेकेंड लास्ट स्टेप में मान लीजिए जो आपका डिस्टिलेशन टावर होगा वहाँ पे क्रूड ब्यूटाडाइन मिलेगी और फिर हैवी एंड्स बॉटम से निकल जाएंगे। टॉप से हम लोग को क्रूड ब्यूटाडाइन मिलेगी। अब जो क्रूड ब्यूटाडाइन है वो प्योरीफाइड नहीं है और हम लोग को इसको प्योरीफाई करना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये जो क्रूड ब्यूटाडाइन मिली थी उसमें मान लीजिए कि आपके ये C4 वाले जो कंपाउंड्स हैं जो इनका बॉइलिंग पॉइंट आपका इससे नियर है, जैसे ब्यूटेन का था, तो वो कंपाउंड हैं। तो फिर ये क्रूड ब्यूटाडाइन है तो इससे मतलब ये प्योर नहीं है, तो इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। तो प्योरीफाई करने के लिए याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे जब डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एन ब्यूटेन के से प्योरीफिकेशन, तो उसमें क्या करते हैं ब्यूटाडाइन को किस में डिज़ोल्व किया था, याद है, अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में। तो अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में सेम प्रोसेस करना है हम लोग को। अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट में इसको मतलब जाके सेटलर टैंक में उसको ऐड करना है, जो वो डिज़ोल्व कर लेगी ब्यूटाडाइन को डिज़ोल्व कर लेगी। तो उसके बाद फिर हम लोग को सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि जो हम लोग सोल्यूशन डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग किस में ले जाते थे, एक स्ट्रिपर में ले जाते थे। तो स्ट्रिपर में क्या करता था वो जो अमोनियम क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन होता था वहाँ से हम लोग बॉटम से निकाल लेते थे और फिर जो अमोनिया और ये ब्यूटाडाइन का मिक्सचर था उसको ब्यूटाडाइन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में डालते थे। अगर प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा तो हम एक बार उसको दिखा भी देते हैं। बेसिकली क्या कर रहे थे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो अपना यहाँ मिक्सर सेटलर था यहाँ पे हम लोगों ने डाला था आपका ये ब्यूटाडाइन का मिक्सचर था, क्रूड ब्यूटाडाइन थी और अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन डाला था। तो पहले में स्ट्रिपर में ले जाके हम लोगों ने यहाँ से क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन को सेपरेट कर लिया था और उसके बाद फिर अमोनिया प्लस उसका ब्यूटाडाइन का मिक्सचर ब्यूटाडाइन प्यूरीफायर में ले गए थे। तो ब्यूटाडाइन प्यूरीफायर में क्या करते थे, बेसिकली वो सेपरेट नहीं हो रही थी अमोनिया भी उससे, तो हम लोग वाटर मिला दे रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, वाटर मिला देंगे ब्यूटाडाइन प्यूरीफायर में तो वाटर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको फिर हम लोग बॉटम से रिकवर कर लेते हैं और उसके बाद जो टॉप से है ब्यूटाडाइन हम लोग को मिल जाती थी। तो सेम प्रोसेस हमें करना है। उसके बाद फिर क्योंकि अमोनिया यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया को जो अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन बनाते हैं वो क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन में अमोनिया को डिज़ोल्व करते थे, तो इसलिए हम लोग अमोनिया को भी रिकवर करते थे। स्टिल मतलब डिस्टिलेशन टावर है, यहाँ पे हीट करते हैं तो वाटर अलग हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस की वजह से और आपका अमोनिया अलग हो जाता था। तो बेसिकली ये प्रोसेस आप लोग को कंप्लीट करना है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है आप लोग को। यहाँ से जो ब्यूटाडाइन मिल रहा है इसको फिर वही सेटलर टैंक में ले जाना है, वहाँ पे अमोनिएटेड क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन मिलाना है, उसके बाद फिर उसको स्ट्रिपर यूनिट में ले जाना है। वहाँ पे हम लोग क्यूप्रस अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन रिकवर कर लेते हैं। फिर हम लोग को ब्यूटाडाइन प्यूरीफायर में ले जाना है, वहाँ पे वाटर ऐड करना है, वाटर अमोनिया के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। फिर ब्यूटाडाइन को हम लोग रिकवर कर लेंगे, वहाँ प्यूरीफाई कर लेंगे, फिर अमोनिया को रिकवर करके फिर से रिसाइकिल कर देंगे। तो वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरह हम लोगों ने ब्यूटाडाइन प्रोसेस जो है 2 मेथड से देख लिए हैं। अगर एग्ज़ाम में कोई स्पेस अगर आता है ब्यूटाडाइन की मैन्युफैक्चरिंग को एक्सप्लेन करने को और वो रॉ मटेरियल नहीं आपको बोलता है, स्पेसिफाई नहीं करता कि आप एन ब्यूटेन से बनाइए आप ब्यूटाडाइन या एथाइल अल्कोहल से, तो जो भी प्रोसेस आपको इजी लगे उस प्रोसेस को आप लोग यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों प्रोसेस डिस्कस किए हैं, एन ब्यूटेन से जो डिहाइड्रोजनेशन से या एथेनॉल के डिहाइड्रोजनेशन एंड डिहाइड्रेशन से। तो जो सेपरेशन पार्ट प्यूरिफिकेशन पार्ट है जो क्रूड ब्यूटाडाइन है दोनों प्रोसेस में सेम है। बाकी इसमें इस प्रोसेस ये सिंपलर है। इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग 2 रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं। पहले रिएक्टर में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, दूसरे रिएक्टर में डिहाइड्रेशन हो रहा है। हम लोग को
ब्यूटाडाइन मिल रही है प्लस ढेर सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बाई प्रोडक्ट्स उनको बोलेंगे। मेन प्रोडक्ट तो ब्यूटाडाइन है, अब बाई प्रोडक्ट्स हैं तो उनको सिंपली हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाके सेपरेट कर लेंगे। जो हम लोग को एक कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिलेगा वो अपना ब्यूटाडाइन मिलेगा, लेकिन वो क्रूड फॉर्म में होता है और प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होता। क्रूड का मतलब जैसे क्रूड ऑयल समझते हैं ना, तो क्रूड ऑयल में मिक्सचर्स होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे एक मतलब रेंज के कंपाउंड होते हैं। आप में उसमें गैसेस भी होती हैं, आपका उसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, नैफ्था भी होता है, हैवी ऑयल भी होता है। तो इसी तरह जो है ब्यूटाडाइन फ्रैक्शंस है, तो उसमें आपका ब्यूटिलीन भी हो सकता है, वन ब्यूटिलीन, 2 ब्यूटिलीन भी हो सकता है, या आपका पैराफिन्स भी हो सकते हैं, तो ब्यूटेन भी हो सकता है। क्योंकि रिएक्शन हो रही है और बहुत सेलेक्टिव नहीं है रिएक्शन, तो बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के चांसेस हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो फिर एज़ोटॉपिक वो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, तो फिर उसको हम वैसे सेपरेट नहीं कर पाते। तब हम लोग एज़ोटॉपिक डिस्टिलेशन के यूज़ करते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, 10 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में डिस्टिलेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। वो हमने देखा था कि या तो दोनों लिक्विड फॉर्म में, अगर हमने ज़्यादा हीट किया तो दोनों वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, हमने कम हीट किया तो दोनों लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, तो इसलिए सेपरेशन आसान नहीं होता। तो इसलिए हम लोग कोई ऐसा थर्ड कंपाउंड डालते हैं जो एज़ोट्रॉपिक सोल्यूशन बना लेता है किसी एक कंपोनेंट के साथ। तो इस तरह हम लोग की जो सेकेंड यूनिट थी ये ओलेफिन्स मैन्युफैक्चरिंग की, थर्ड यूनिट सॉरी ओलेफिन मैन्युफैक्चरिंग की, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एरोमेटिक के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।